कि बिहार की राजनीति और बेगूसराय की राजनीति में लीक छोड़कर कौन-कौन से व्यक्ति चल रहे हैं। तो वैसे ही लीक छोड़ के एक व्यक्ति चल रहे हैं, जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, राज्यसभा सांसद प्रोफ़ेसर राकेश सिन्हा सर से मिलवाइए। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर। सर धन्यवाद बोल धन्यवाद, दीजिए। धन्यवाद। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, मैं अपने इस शहर का एक छोटा-सा युवा पत्रकार हूँ। मैं बेबाकी से अपनी बातें रखता हूँ। सबसे पहला सवाल कि बिहार में बेगूसराय को औद्योगिक नगरी के हिसाब से देखा जाता है, हमारे यहाँ रिफाइनरी है और पिछले कुछ दिनों से जो प्रदूषण का लेवल देखा जा रहा है सर बेगूसराय का, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सर हमारा बेगूसराय निकल-निकल के सामने आता है। दिल्ली से भी ज़्यादा प्रदूषण हमारे यहाँ है। तो यहाँ की जनता ये सोचती है कि जब हमारे यहाँ इतने सारे उद्योग हैं, जब हम इतना सारा प्रदूषण खा रहे हैं, तो इन तमाम उद्योगों में हमारे शहर के जो लोग हैं, इनकी कितनी भागीदारी है रोजगार को लेकर? इस पर कोई लोग कुछ नहीं बोलते हैं, वहाँ का ईडी कुछ नहीं बोलता है। आप क्या इस पर बोलिएगा? दूसरा सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि आए दिन बेगूसराय में हर एक दिन गैप के बाद किसी न किसी दुकान में चोरी हो जाती है, किसी न किसी ज्वेलरी शॉप में चोरी हो जाता है, कहीं न कहीं किसी का खून हो जाता है, ब्रूटली मर्डर होता है सर। कल एक युवक की सर गला रेत कर हत्या कर दी गई है सर। और इस तरह के बहुत सारे मामले हैं सर बेगूसराय में और यहाँ के जो एसपी साहब हैं, वो सर सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करते हैं कि थाना से दरोगा का निलंबन कर देते हैं। तो क्या ऐस इस तरीके से सिर्फ़ थाना से दरोगा का निलंबन कर देना सॉल्यूशन है क्या? बहुत सारे छात्र हैं सर हमारे बेगूसराय में और बेगूसराय हमेशा से सांस्कृतिक राजधानी रही है और यहाँ राष्ट्रकवि दिनकर की धरती है ये। तो यहाँ के युवा और यहाँ के छात्र हमेशा से दिनकर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, क्योंकि उनको सर छोटा-छोटा काम के लिए दरभंगा जाना पड़ता है, उसके लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। सर ये कब बनेगा? सिर्फ़ आंदोलन कर लेने से, सिर्फ़ झंडा लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद ये कब तक चलता रहेगा? हमारे गाँव में एक कहावत है कि लीक लीक गाड़ी चलहिया लीकहि चलें कपूत लीक छोड़ तीनहि चलें सायर सिंह सपूत। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति और बेगूसराय की राजनीति में लीक छोड़कर कौन-कौन से व्यक्ति चल रहे हैं। तो वैसे ही लीक छोड़ के एक व्यक्ति चल रहे हैं, जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, राज्यसभा सांसद प्रोफ़ेसर राकेश सिन्हा सर से मिलवाइए। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर। सर धन्यवाद बोल धन्यवाद, धन्यवाद। दीजिए। सर एक एक सवाल पूछेंगे। आज आज बैठक थी सर डीएम ऑफिस में, तमाम लोग वहाँ थे सर, सांसद महोदय, सह मंत्री, आप खुद भी थे। तो किस-किस तरह की बातों को लेकर वहाँ चर्चा हुई, उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहेंगे? देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे थे जो जिस पे धूल पड़ा हुआ था, उन जी। मुद्दों को फिर सामने लाया गया। जैसे बीहट में एलिवेटर बने, वहाँ के लोगों की माँग भी है, जन आक्रोश भी है। एलिवेटर नहीं बनने से वहाँ की स्थानीयता समाप्त हो जाएगी। यह मुद्दा बड़े ज़ोर से उठा, जिस पर जिला प्रशासन और जिला प्रशासन का रुख बहुत सकारात्मक नहीं लगा, जबकि एनएचआई का रुख सकारात्मक लगा। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था वह कांवड़ झील का है। उसमें हज़ारों एकड़ ज़मीन किसानों का फँसा हुआ है। ना उन्हें कोई कंपनसेशन मिल रहा है, ना उनके ज़मीन को डीनोटिफ़ाई किया जा रहा है। इससे किसानों की संपत्ति एक तरह से कुर्की ज़ब्ती के रूप में वहाँ बना हुआ है। रामसर साइट के रूप में कांवड़ झील का विकास हो और उनके ज़मीन को डीनोटिफ़ाई किया जाए, इस पर जिला प्रशासन का सकारात्मक जवाब था। ऐसे ही एक मुद्दा है, यहाँ जिला परिषद के स्कूलों का ऐच्छिक स्थानांतरण पूरे राज्य में हो रहा है बेगूसराय को छोड़कर। यहाँ क्यों नहीं हो रहा है ये मुद्दा उठाया गया, तो सहमति बनी और प्रशासन ने कहा कि वे ऐसा करेंगे। एक मुद्दा जो और महत्वपूर्ण है कि ट्रॉमा सेंटर, राज्यसभा में मैंने 4 बार उठाया, चारों बार इस बात को लेकर खारिज हो गया। जब मैंने कहा वहाँ एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, सरकार का उत्तर था एक्सीडेंट्स बहुत ही कम होता है। मैंने कहा जब यहाँ 3 महीने में 124 एक्सीडेंट की सूची आ रही है, वहाँ पर पूरे साल भर में 20 एक्सीडेंट की बात कही जाती है, यानी कि हम आंकड़े सही रूप से नहीं दे पाते। तो जिला प्रशासन केंद्र को आंकड़े भेजें, जिससे ट्रॉमा सेंटर की मांग को पूरी की जा सके। बस यही सर सारे इसमें मुद्दे कुछ हैं। और मुद्दे हैं, जी, सर। जैसे एक मुद्दा दियारा और चौर का है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नर्मदा का पानी 450 किलोमीटर दूर भुज ले जा सकते हैं, तो यहाँ चौर में जहाँ पर जल जमाव के कारण किसानों की ज़मीन 3 महीने से लेके 8 महीने तक बिना कृषि योग्य नहीं रह पाती है। तो 1 से 2 किलोमीटर गंडक का पानी निकालना है। दूसरा,
गंगा के किनारे जो दियारा क्षेत्र है उसका एक सर्वेक्षण किया जाए और उसका एक दूरगामी उपाय निकाला जाए। अब हम लोग एक तात्कालिक काम करते हैं जब बाढ़ आता है, तो इसके पर प्रशासन का कहना था कि उन्होंने कमेटी बनाई है, जल्दी उसकी रिपोर्ट आएगी। साथ ही साथ जब फ्लड आता है, तो फ्लड फाइटिंग के नाम पर जो करोड़ों रुपया आता है और आँख में चकमा देकर उन करोड़ों रुपए को पा लोग निगल जाते हैं, वह भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा। एक और मुद्दा जो मैंने उठाया कि जो कानून और व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, सुरेंद्र पासवान जी ने पहले उठाया, फिर मैंने उस पे कहा कि इसका एक निदान यह है कि जिले में जो अपराधी हैं उनको पकड़ने के साथ-साथ जिला प्रशासन एक अभियान चलाए, जिसमें जो अवैध हथियार है, उसको जब्त किया जाए, ऐसे लोगों पर मुकदमा किया जाए। इससे लोगों में ऐसे अपराधियों में भय का वातावरण बनेगा। उसके साथ स्कूलों की जर्जर जो हालत है, इसको और लोगों ने भी उठाया। जैसे सीमा के स्कूल में मैं गया था और वहाँ की छत की स्थिति देखकर वहाँ की प्राचार्य ने ये बताया कि बच्चे जोखिम उठाकर यहाँ आते हैं। वो वे लोग भी भगवान के नाम पर ही आते हैं। तो मैंने अनुरोध किया कि जिले में जितने औद्योगिक केंद्र हैं, कंपनियां हैं, चाहे निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में हो, उन सब का सीएसआर सैकड़ों करोड़ में है। इन सैकड़ों करोड़ का उपयोग अगले वित्त वर्ष में सिर्फ स्कूलों की स्थिति सुधारने और पुस्तकालय के लिए किया जाए। जैसे बेगूसराय का जो पुस्तकालय है, जिसमें बड़े-बड़े राष्ट्रीय नेता जिसमें जेबी कृपलानी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, आ चुके हैं। उस पुस्तकालय की स्थिति बहुत ही दयनीय है और यहाँ अनेक ऐसे पुस्तकालय हैं, जिसकी स्थापना आज़ादी से पहले हुई थी। ये बौद्धिकता का केंद्र है, इसलिए पुस्तकालय का सर्वेक्षण करके उसकी स्थिति को सुधारा जाए। सर, अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, मैं अपने इस शहर का एक छोटा-सा युवा पत्रकार हूँ। मैं बेबाकी से अपनी बातें रखता हूँ। सबसे पहला सवाल कि बिहार में बेगूसराय को औद्योगिक नगरी के हिसाब से देखा जाता है। हमारे यहाँ रिफाइनरी है और पिछले कुछ दिनों से जो प्रदूषण का लेवल देखा जा रहा है सर बेगूसराय का, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सर हमारा बेगूसराय निकल-निकल के सामने आता है। दिल्ली से भी ज़्यादा प्रदूषण हमारे यहाँ है। तो यहाँ की जनता ये सोचती है कि जब हमारे यहाँ इतने सारे उद्योग हैं, जब हम इतना सारा प्रदूषण खा रहे हैं, तो इन तमाम उद्योगों में हमारे शहर के जो लोग हैं, इनकी कितनी भागीदारी है रोजगार को लेकर? इस पर कोई लोग कुछ नहीं बोलते हैं, वहाँ का ईडी कुछ नहीं बोलता है। आप क्या इस पर बोलिएगा? देखिए, बेगूसराय को जब से यहाँ उद्योग धंधा शुरू हुआ, तब से इसको उपयोग और उपभोग भूमि के रूप में उपयोग किया गया। यानी उद्योग धंधे खोले गए, यहाँ की ज़मीन, यहाँ का पानी, यहाँ का श्रम और यहाँ का वातावरण, इस सब का उपयोग किया गया। लेकिन यहाँ के लोगों को जब अवसरों की बात थी, उन्हें वंचित किया गया। जैसे रोजगार में, व्यवसाय में स्थानीय लोगों को हर जगह प्राथमिकता मिलती है, वो बेगूसराय में नहीं मिला। इसका एक बड़ा कारण है कि कुछ लोगों ने ही उद्योग धंधों को घेर रखा था। इससे सामान्य लोगों की का वंचित होना उन्हें दर्द नहीं देता था। दूसरी बात जो आपने आरंभ में कही, कंसेप्चुअली यानी सैद्धांतिक स्तर पर बेगूसराय एक औद्योगिक केंद्र है, यह स्थापित नहीं हो पाया। उद्योग धंधे हैं लेकिन बेगूसराय एक जिला है, जबकि बेगूसराय की गिनती विशाखापत्तनम, बोकारो, पतरातू जैसे औद्योगिक केंद्र के रूप में होनी चाहिए। जब एक औद्योगिक केंद्र जैसा आपने कहा, हम मान लेंगे और मानसिक क्रांति की जरूरत है। लोगों के मन में जो एक अवधारणा बनी हुई है कि बेगूसराय एक अपराध जिला है, उस अपराध जिला की जगह बेगूसराय एक सांस्कृतिक और औद्योगिक केंद्र है। यह स्थापित जब हो जाएगा, तो संभवतः बिहार के भी सभी लोग बेगूसराय की सुविधाओं को बढ़ाने की मांग के साथ खड़े हो जाएंगे। बेगूसराय अन्य जिलों का प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा। जैसे बेगूसराय में औद्योगिक केंद्र के रूप में किसी भी औद्योगिक केंद्र को, चाहे विशाखापत्तनम हो या पतरातू हो या और दूसरे बड़े केंद्र हो, उसकी कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण होती है। आज बेगूसराय में कलकत्ता जाने वाले व्यापारियों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन ट्रेन नहीं रुकती। ठीक उसी प्रकार से सूरत जाने वाले की संख्या अधिक है, लेकिन उतनी उपलब्धता नहीं है। एयर कनेक्टिविटी नहीं है। एयरपोर्ट बेगूसराय से छीनकर दरभंगा चला गया। बेगूसराय से एम्स छीनकर दरभंगा चला गया। अब जिस दरभंगा में एक दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो सबसे पुराना कॉलेजों में कॉलेज में आता है, आज़ादी के पहले कॉलेज है, उसके रहते हुए भी एक एम्स चला जाता है। बेगूसराय में एक भी कॉलेज नहीं है, निजी कॉलेज भी नहीं है, तब भी एम्स की स्थापना नहीं हो पाई। तो मुझे लगता है कि जब हम इसके बुनियादी ढांचे को बदलने की बात करेंगे
और उसको औद्योगिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में देखेंगे तो विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट और बड़े अस्पताल जैसे ट्रॉमा सेंटर। अब ट्रॉमा सेंटर नहीं बनने के कारण क्या होता है, जो जिन लोगों का एक्सीडेंट्स होता है, जो फ्रिक्वेंटली होता है, उन्हें इसके इलाज के लिए या तो कटिहार जाना पड़ता है या भागलपुर या पटना जाना पड़ता है। इस इतनी बड़ी दूरी तय करने में संभवतः जो विक्टिम होता है, या तो मृत्यु होती है या स्थिति खराब हो जाती सर, दूसरा सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि आए दिन बेगूसराय में हर एक दिन गैप के बाद किसी न किसी दुकान में चोरी हो जाती है, किसी न किसी ज्वेलरी शॉप में चोरी हो जाता है, कहीं न कहीं किसी का खून हो जाता है, ब्रूटली मर्डर होता है सर। कल एक युवक की सर गला रेत कर हत्या कर दी गई है सर। और इस तरह के बहुत सारे मामले हैं सर बेगूसराय में, और यहाँ के जो एसपी साहब हैं, वो सर सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करते हैं कि थाना से दरोगा का निलंबन कर देते हैं। तो क्या इस तरीके से सिर्फ थाना से दरोगा का निलंबन कर देना सॉल्यूशन है क्या? या इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी? इस पर आप क्या सोचते हैं? है। देखिए, बेगूसराय एक बार फिर जिस तरह के अपराध की प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है और प्रवृत्ति में निरंतर वृद्धि हो रही है, वो मजबूत होते जा रहा है। तो उससे लगता है कि 70 और 80 के दशक में जो अपराध की स्थिति थी, शायद बेगूसराय वहीं पहुंचने की जा रहा है। उसको बचाने के लिए एकमात्र तरीका ये है कि अपराधियों के मन में भय पैदा हो। वो भय तभी पैदा होगा जब अपराधी औ और ठेकेदार और राजनीतिज्ञों का जो एक अनहोली या साठगांठ। जो साठगांठ है, वह टूटेगा। जब तक इस साठगांठ को नहीं तोड़ेंगे, तब तक अपराधियों के मनोबल को नहीं तोड़ा जा सकता है, और पुलिस भी उतनी चुस्ती के साथ काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब अपराधी को हम संरक्षण देते हैं, उसके अपराध को हम ढकने की कोशिश करते हैं, और जब हम चयनित होते हैं, आप अपराध करें तो मैं आवाज़ उठाऊँगा, मेरा कोई व्यक्ति अपराध करे तो मैं चुप हो जाऊँगा। ऐसी स्थिति में प्रशासन को भी लाभ मिलता है। तो जो मैंने एक सुझाव दिया है कि एक बड़े अभियान के तहत अवैध हथियारों की जब्ती की जाए, और जब यह अभियान चलेगा तो एक भय का वातावरण बनेगा, और ये पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ भय मुक्त होकर प्रशासन करे। सर, एक और सवाल है सर कि बहुत सारे छात्र हैं सर हमारे बेगूसराय में, और बेगूसराय हमेशा से सांस्कृतिक राजधानी रही है, और यहाँ राष्ट्रकवि दिनकर की धरती है ये। तो यहाँ के युवा और यहाँ के छात्र हमेशा से दिनकर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, क्योंकि उनको सर छोटा-छोटा काम के लिए दरभंगा जाना पड़ता है, उसके लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। सर, ये कब बनेगा? सिर्फ़ आंदोलन कर लेने से, सिर्फ़ झंडा लेके ज़िंदाबाद मुर्दाबाद ये कब तक चलता रहेगा? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है जहाँ स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ, जिन्होंने भारत की अस्मिता को समृद्ध किया। और जो दिनकर की कविता अन्य राष्ट्र कवियों से इतर पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, जो मूल्य और समाज शास्त्रीय तत्वों के साथ है, सिर्फ हिंदी की कविता नहीं है। वो रूस में, फ्रांस में एवं अन्य देशों में उन कविताओं का अनुवाद हो रहा है, हुआ है। उस स्थान पर एक विश्वविद्यालय की बात तो दूर, कोई केंद्रीय स्तर का कोई शिक्षण संस्थान भी नहीं। इसका बड़ा कारण यह है कि कभी भी हमने अपनी मांग को एक संगठित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से नहीं रखा है। अन्यथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बेगूसराय उसी तरह से हिस्सा है जैसे अन्य जिले हैं जहाँ विश्वविद्यालय बने हैं। तो इसमें कहीं न कहीं कमी हमारे स्तर पर हुई है। उस कमी को दूर करते हुए मैंने तत्काल मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति जी से बात किया था। जब बच्चों का धरना चल रहा था, उनके धरना को तोड़ने के लिए जब हम लोग गए थे मंझौल में, तब यह बात आई थी कि मैंने उनको कहा कि आप बेगूसराय के कैंपस को एक विश्वविद्यालय के कैंपस के रूप में मान्यता दे दीजिए। इसके कारण यहाँ के छात्रों को जाना नहीं पड़ेगा, उनकी सुविधाएं बढ़ जाएगी, और विश्वविद्यालय की तरफ कदम बढ़ाने में एक बड़ा जिसको कहते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड, एक बड़ी उछाल होगी। संभवतः उन्होंने भी सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया है। तो मुझे लगता है कि एक संगठित तरीके से पूरे आंकड़ों के साथ यहाँ पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगभग 1,13,000 से अधिक है अंडर ग्रेजुएट की, और लगभग 6-8 महाविद्यालय हैं, और अस्थायी शिक्षक मात्र 70 हैं। इन सब परिस्थितियों को सामने रखकर यदि हम बातों को रखते हैं तो आए दिन यहाँ विश्वविद्यालय नहीं बनेगा, ऐसी बात नहीं।